अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारे पास न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 8 है और हम लोगों ने स्टार्ट लिए हुए न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने हमारे पास ये थर्ड टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो हमने बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में बात की थी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, कि जब हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल एलिमेंट किसी टारगेट एलिमेंट के ऊपर फॉल करते हैं तो उसके फॉल होने की वजह से आउटकम में आपको एक नए पार्टिकल मिल जाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है कि एक न्यूक्लियस किसी दूसरी के अंदर कन्वर्ट होकर, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब फिर हमने कहा था न्यूक्लियर रिएक्शन के हम लोगों ने टाइप की बात की थी। तो हमारे पास दो बेसिकली टाइप हमारे पास थी। एक हमारे पास थी रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म और सेकंड टाइप हमारे पास थी रिएक्शन बेस्ड ऑन द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पहले हम लोगों ने जो रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म थी उसकी कंप्लीट टाइप्स की थी दो रिएक्शन में। उसकी दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पास टाइप थी इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, डायरेक्ट आपके पास रिएक्शन, कंपाउंड रिएक्शन, रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, स्ट्रिपिंग रिएक्शन, पिकिंग और इस तरह और बहुत सारे हमारे पास रिएक्शन थे जिन्हें हमने एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर लिया था। आज हमारे पास सेकंड टाइप है और वो सेकंड टाइप है रिएक्शन बेस्ड ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमारे पास क्या है, इसमें इसके वर्ड से ही समझ आ रही है कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल चेंज होगा, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि जैसे जब प्रोजेक्टाइल का मास चेंज होगा। मास चेंज होने का मतलब कब होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या चेंज होता है कि हर एलिमेंट जो होता है उसका डिफरेंट मास है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की तो इसका मास अलग होता है, और अगर मैं बात कर लेती हूँ हीलियम की तो हीलियम का मास अलग होगा। इसका मतलब मास ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंज होने का मतलब है कि आपके पास एलिमेंट चेंज हो रहा है। कि फॉर एग्जांपल पहले मास कम वाला एलिमेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन था, फिर आपके पास मास चेंज होकर हम कहते हैं हमारे पास एलिमेंट आ गया हीलियम। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल चेंज होते जाएंगे हमारे पास एलिमेंट की जो टाइप्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो मेन हेडिंग है वो मेन टाइप है जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास है वो है प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। अब प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन क्या है कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोटॉन होगा वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल लेंगे। अब इसमें याद रखना आप जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं जो स्टार्टिंग होगा वो प्रोजेक्टाइल जो लेंगे वो हमेशा प्रोटॉन लेंगे। अब प्रोटॉन जो है वो हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे पहला आपके पास रिएक्शन हमारे पास पीपी मीन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल हमारे पास प्रोटॉन है, वो किसी भी टारगेट के ऊपर फॉल करता है, रिजल्ट में आपको प्रोटॉन ही दे देता है और सामने को वाई एलिमेंट आपके पास एमिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास की टाइप है पी एन रिएक्शन। पी का मतलब क्या है कि आपने प्रोजेक्टाइल लेना है प्रोटॉन, लेकिन जब आपने रिएक्शन किया तो आउटकम में जो हमारे पास इमिटेड पार्टिकल है वो आपके पास निकला है न्यूट्रॉन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास टाइप है P इंटू ड्यूटियम H2। अब इसमें भी क्या है, अब हमारे पास प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन है तो हमारे पास जितने भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो हमने प्रोटॉन लेना है। कि जब प्रोटॉन किसी टारगेट के ऊपर फॉल हुआ है और रिजल्ट में हमारे पास ड्यूटियम इमिट हुआ है और उसके मुताबिक एक हमारे पास रेजिड्यू न्यूक्लियस इमिट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है P इंटू H3 मतलब ट्रीटियम। अब क्या है कि हमने प्रोटॉन को लेना है और प्रोटॉन किसी ट्रीटियम पे फॉल करता है और रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ट्रीटियम इमिट होता है और कोई नया एलिमेंट इमिट हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे पास है प्रोटॉन का गैमा के साथ रिएक्शन कि एक प्रोटॉन किसी टारगेट पे फॉल करते हैं, आउटकम में आपको गैमा मिलता है और कोई रेजिड्यू न्यूक्लियस मिलता है। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने कहा है कि प्रोजेक्टाइल हमने क्या लेना है प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, आउटकम में एक प्रोटॉन इमिट कर सकते हैं, या आपके पास न्यूट्रॉन इमिट हो सकता है, या ड्यूटियम इमिट हो सकता है, या ट्रीटियम इमिट हो सकता है, या गैमा इमिट हो। अब मैंने यहाँ पे जनरल रिएक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म रिएक्शन की फॉर्म लिखी है। अब इसकी जो एग्जांपल है ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने हर एक की जो रिलेटेड है वो आपने एग्जांपल बतानी है। तो आपने क्या करना है कि इन्हीं की मदद से आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पी रिएक्शन लिखना है, पी एन रिएक्शन होता है मतलब ऐसा रिएक्शन लिखना है इनिशियल प्रोजेक्टाइल हो, टारगेट कोई भी एलिमेंट हो सकता है और फिर रिएक्शन ऐसा हो कि वहाँ पे ड्यूटियम बने और आउटकम में उसके मुताबिक कोई पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो ये आपने एग्जाम्पल करना है। आगे भी जो रिएक्शन कर रही हैं उनकी भी जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म रिएक्शन की फॉर्म है और एग्जाम्पल जो है ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है, क्योंकि इससे पहले दो टॉपिक हो चुके हैं उनमें मैंने एग्जाम्पल आपको मैंशन किया है। तो वहाँ से भी अगर आपको कोई ऐसी मिलती है तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको जो नहीं मिलती वो आपने खुद सर्च करनी है और वो खुद आपने करनी है। तो ये आपके पास असाइनमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन।
अब न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन में क्या है कि आपने न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन, तो आपने न्यूट्रॉन को क्या लेना है, एज अ प्रोजेक्टाइल लेना है और उससे फिर आपने रिएक्शन को बनाना है। कि मीन इसमें हमारे पास पहले है कि न्यूट्रॉन लेना है और आउटकम में आपके पास इमिटेड जो है वो प्रोटॉन इमिट हो। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि आपने एक न्यूट्रॉन लेना है और आपके पास आउटकम में न्यूट्रॉन ही हो। थर्ड आपके पास रिएक्शन है कि न्यूट्रॉन ने टारगेट फाल होते हैं, उसके बाद अल्फा निकलेगा, मीन हीलियम निकलेगा और वाई में इसके मुताबिक कोई एलिमेंट इमिट होगा। और नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रॉन इंटू H3, मीन आपने न्यूट्रॉन किसी टारगेट पे फाल करते हैं, आपके पास ट्रीटियम इमिट होना चाहिए और साथ में आउटकम में कोई पार्टिकल इमिट होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास टाइप है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। अब फ़ौरन इसमें आपने समझ जाना है कि आपने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कौन सा लेना है, आपने न्यूट्रॉन लेना है। अब ये न्यूट्रॉन क्या है, इसके भी वही रिएक्शन होता है। आपने याद रखना है कि आपके पास ये बन रही है पी, आउटकम में पी आना चाहिए, मतलब प्रोटॉन आना चाहिए, न्यूट्रॉन आना चाहिए, अल्फ़ा आना चाहिए या H3 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन हुआ तो स्टार्ट में प्रोटॉन लेना होगा, इधर भी फिर प्रोटॉन लेना हो, न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन, अल्फ़ा के साथ भी प्रोटॉन, H3 के साथ भी प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस रिएक्शन हुआ तो आपने क्या लेना है कि न्यूट्रॉन लेना और प्रोटॉन बनना चाहिए, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ बनना चाहिए, न्यूट्रॉन के बाद अल्फ़ा आना चाहिए और न्यूट्रॉन से H3 आना चाहिए। अब न्यूट्रॉन आ गया तो न्यूट्रॉन का मतलब है कि आपने यहाँ पे न्यूट्रॉन लेना है और आपका प्रोटॉन आउटकम पार्टिकल निकलना चाहिए, न्यूट्रॉन लेना है और आउटकम में न्यूट्रॉन आना चाहिए, न्यूट्रॉन आप लेते हैं और आउटकम में आपके पास अल्फ़ा आना चाहिए। मतलब आपने क्या करना है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग दोबारा इसको समझ लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन है, प्रोटॉन लेना है और आउटकम में इमिटेड में प्रोटॉन आना चाहिए, प्रोटॉन लिए और आउटकम में एक न्यूट्रॉन आना चाहिए, प्रोटॉन लिए और आउटकम में हमारे पास अल्फ़ा आना चाहिए, प्रोटॉन लिए और आउटकम में ट्रिटियम जो है वो इमिट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने इसी तरह कर लिया न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन में क्या है कि आपने न्यूट्रॉन लेना है, आउटकम में प्रोटॉन आना चाहिए, न्यूट्रॉन लिए आउटकम में न्यूट्रॉन आना चाहिए, न्यूट्रॉन लिए आउटकम में अल्फ़ा आना चाहिए, न्यूट्रॉन लिए और आउटकम में हीलियम आना चाहिए। तो सिमिलरली भाई ये वाले आप लोग याद रखो तरतीब, और इसमें जो आपकी मेन हेडिंग होती है उसके मुताबिक आपने रिएक्शन लिख लेना है। और रिएक्शन के बारे में भी आपको पता है कि रिएक्शन में क्या होता है कि पहले जो प्रोजेक्टाइल होता है वो लिखते हैं, फिर आपके पास क्या होता है टारगेट के लिखते हैं, आउटकम में जो इमिटेड होता है वो लिखते हैं और उसके मुताबिक आपके पास वाई आ जाए। अब इस तरह का कोई रिएक्शन आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपके पास है अल्फ़ा इंड्यूस रिएक्शन। इसका मतलब है कि आपने स्टार्ट में अल्फ़ा लेना है और अल्फ़ा से प्रोटॉन बनना चाहिए, फिर अल्फ़ा हमारे पास प्रोजेक्टाइल लिया और इमिटेड में न्यूट्रॉन आना चाहिए, फिर अल्फ़ा लिया तो आपके पास आउटकम में अल्फ़ा ही इमिट होना चाहिए, या आपने अल्फ़ा लिया तो आउटकम में आपके पास ड्यूटियम जो है वो हमारे पास इमिट होना चाहिए। तो ये हमारे पास टाइप थी रिएक्शन की। हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्लास है कि प्रोजेक्टाइल में आप लोग प्रोटॉन को भी प्रोजेक्टाइल ले सकते हैं, आप लोग न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ले सकते हैं, न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ले सकते हैं और अल्फ़ा एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो उस वक्त पॉसिबल होता है जब उसके ऊपर जितने भी आपके पास लॉज होते हैं वो सेटिस्फाई हों। अब कौन कौन सी लॉज होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहला हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी बिफोर द रिएक्शन इक्वल आनी चाहिए एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन। अब हमने फाइंड करने के कोई लॉ आप अप्लाई करते हैं और अगर उसके ऊपर एनर्जी दोनों साइड पे, आपने कैसे एनर्जी को निकालना है, E = mc²। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल जो होगा रिएक्टेंट की मैस उसे c² से, और इसी तरह आप लोग प्रोडक्ट की मैस और c² से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर दोनों साइड की एनर्जी सेम आ जाती है इट्स मीन उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और जो मैस है वो हमारे पास अप्लाई हो गया, मीन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ वो सेटिस्फाई है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका भी क्या मतलब है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर द रिएक्शन इक्वल आना चाहिए लीनियर मोमेंटम आफ्टर द रिएक्शन। अब वो हमने कैसे ले सकते हैं, आप कहते हो P = mv, वेलोसिटी यहाँ पे m और c ले सकते हैं। तो अब मैस ऑफ रिएक्टेंट वो और मैस ऑफ प्रोडक्ट, उनसे अगर आपके पास लीनियर मोमेंटम दोनों साइड का इक्वल आ जाता है इट्स मीन वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कंजर्व है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लॉ से वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है P = आपके पास mvr, या mvr को आप लिख सकते हैं m ओमेगा। या आप लोग अगर क्वांटम मैकेनिक के कंसेप्ट को हमारे पास यूज़ करें
क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को हम यूज़ करें तो हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल के फॉर्म में डोनेट करते हैं, और एल जो होते हैं वो आपके पास जो स्टेट होते हैं इनिशियल हमारे पास आई एफ फाइनल माइनस इनिशियल जो आपने अल्फ़ा डीके और बीटा डीके में आप लोग निकालते थे उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो उसमें भी आप देखते हो कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे रेक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर वहाँ पे दोनों सेम दे देता है तो वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस का मतलब है कि हमारे पास टोटल चार्जेस हमारे पास रेक्टेंट के वो इक्वल आने चाहिए टोटल चार्जेस हमारे पास प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला जैसे रिएक्शन हम लिखते हैं H21 प्लस आपके पास है H21, और हमारे पास रिएक्शन में आउटकम में जो पार्टिकल है वो बन जाता है H आपके पास 31 प्लस आपके पास H11। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब आपने चार्जेस कंजर्व करने, तो चार्जेस जो है वो जी की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो रेक्टेंट के चार्जेस की बात करें तो 1 + 1, इसमें कितने हैं 2 चार्जेस, और प्रोडक्ट की बातें करें तो यहाँ पे भी 1 + 1 कितने बनेंगे 2 चार्जेस। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज कंजर्व हैं, तो इसमें ये रिएक्शन जो हमारे पास पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उसका मैस मतलब है कि एटॉमिक मैस। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे मैस का मतलब है कि हमारे पास एटॉमिक मैस जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। अगर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एटॉमिक मैस कंजर्व रहता है तो इट्स मीन वो रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। इसी रिएक्शन की बात करें तो एटॉमिक मैस जो होता है वो हमारे पास ए ऊपर होता है। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो 2 + 2 तो वो हमारे पास क्या है 4। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 3 + 1, इधर 3 और इसके पास 1, तो ये भी आपके पास क्या है 4। तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मैस भी कंजर्व है, तो इस लिहाज से भी ये रिएक्शन हमारे पास ठीक है, मतलब पॉसिबल है। जब आपने इससे पहले जो एग्जांपल सॉल्व करनी है उसमें आप जब रिएक्शन लिखोगे तो आप लोग चार्जेस और मैस को देख लें। अगर जो एलिमेंट आप आउटकम में जो वाई लिखते हैं वो फिर उसने मैस को, रेक्टेंट के मैस और प्रोडक्ट के मैस को कंजर्व करना चाहिए, वो कंजर्व होंगे तो इट्स मीन वो तब हमारे पास रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ स्पिन, कि आपने स्पिन को भी कंजर्व करने हैं कि आपके पास रिएक्टेंट की स्पिन और जो प्रोडक्ट की स्पिन है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर वो इक्वल ना आई तो इसका मतलब है न्यूक्लियर फिजिक्स में वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हमारा पॉसिबल नहीं है। स्पिन भी आपको निकालने के तरीके पड़ते हैं। आपने अल्फ़ा डीके में भी स्पिन निकाली हुई है, आपने बीटा डीके में किया हुआ है, आपने गैमा में भी किया हुआ है कि अगर यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की स्पिन आ जाती है 3/2 और 3/4 और प्रोडक्ट की भी स्पिन आ जाती है 3/4 तो इसमें ये हमारे पास तब पॉसिबल होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होते। अगर एक साइड पे स्पिन और आती है दूसरी साइड पे और आती है तो स्पिन के लिहाज से ये हमारे पास रिएक्शन कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो पैरिटी भी हमने कंजर्व करनी है। पैरिटी का मतलब अगर हमारे पास रिएक्टेंट में इवन पैरिटी है तो प्रोडक्ट की भी इवन पैरिटी होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं रिएक्टेंट की ऑड पैरिटी है तो हमारे पास प्रोडक्ट की भी ऑड पैरिटी होनी चाहिए। अगर पैरिटी कंजर्व होगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमने किसी भी रिएक्शन को देखना है, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को देखना है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें ऑलमोस्ट इसके अलावा बाकी लाभ जो होते हैं वो आगे मज़ीद आप डिटेल में जाएँ तो हम कहते हैं कि अगर सब एटॉमिक पार्टिकल आपके पास लेप्टॉन है तो फिर आपने उसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर भी देखना होता है कि अगर वो आपके पास कंजर्व है तो फिर आप कहते हो कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन ठीक लिखा हुआ है, अदरवाइज वो ठीक नहीं लिखा हुआ। बहुत बेसिक अगर देखें तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन और कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ये आपने सेटिस्फाई करनी होती है। अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो इस मतलब है वो रिएक्शन पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई ना करे तो इसका मतलब होता है वो रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ हो गया। उससे पहले दोबारा बता रहे हैं कि जो ऊपर वाले मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये मैंने जर्नल जस्ट इक्वेशन लिखनी है। अब इन इक्वेशन के जो एग्जांपल हैं आपकी होम असाइनमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।